नाउ लेट्स लर्न अबाउट फ्लक्स। फ्लक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। फाई को हम कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा सर्कल बनाना होता है, वर्टिकली एक लाइन बनाना होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ फाई। अभी फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मतलब इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूं मैं अभी। समझ लीजिए एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा है, ये पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल कर रही है। अभी आपको भी पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल करती है। मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया है तो भी बहुत सारे लाइंस वहां पर उसके आजू बाजू से ट्रैवल तो एक्चुअल में करती है। सो देर आर लाइक क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ लाइंस पासिंग। उसमें से एक काम करता हूं, एक छोटा सा पीस ऑफ एरिया, एक यूनिट एरिया कंसिडर करता हूं। लेट मी अज्यूम दिस इज 1 यूनिट एरिया। ये 1 यूनिट एरिया को यहां पर अगर कंसिडर करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस जो पास होती है वो सम एक्स नंबर होगा। सीधी सी बात है, ये यही एरिया को अगर मैंने इतने ही साइज के एरिया को अगर यहां पर बनाया तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज मच मोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्पॉट। उसको और थोड़ा नजदीक बनाया तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर मच ग्रेटर। इसमें से क्या समझ में आता है, हम जितना चार्ज के नजदीक लेके जाते हैं इस एरिया को, हम जितना चार्ज के नजदीक जाते हैं उतना ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। ये तो हमने इसके पहले सीखा है। अब ये भी बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होती है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रही है वो कम होती है। तो बेसिकली फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया एट एनी पर्टिकुलर स्पॉट। कोई भी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर एक यूनिट एरिया को रखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास होते हैं, जितने भी पास होते होंगे उस मेजर को हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और बात क्लियर हो गया, इस यूनिट एरिया से जितने भी लाइंस पास होते हैं उसके वो जितना नजदीक जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जितना ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे उतना ही हैवी फोर्स होगा, जितना हैवी फोर्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विच इज पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा डी फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टी ए। अब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कौन सा कंसिडर करना है। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास होती है, लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जो भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स आपको कोई भी रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कंसिडर करने हैं, आपको वही लाइंस कंसिडर करना है जो इसमें से परपेंडिकुलरली पास होती है। सी परपेंडिकुलरली पास होना सबसे स्ट्रांग होता है, ऐसा स्लांट पास होता है तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। देयरफॉर हमें वो चेक करना है कि परपेंडिकुलरली कौन पास करते हैं। तो उस चीज को कैसे देखेंगे, अब यहां पर लेट मी अज्यूम दिस इज एन एरिया, उसमें से उसके सेंटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी से ऐसे टेढ़ा पास हो रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया का जो डायरेक्शन है, एरिया को अगर वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे तो एरिया के डायरेक्शन को हमेशा ही उसके प्लेन से परपेंडिकुलर राइट हैंड थंब रूल से हम लोग चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। हमें यही कंपोनेंट कंसिडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट कंसिडर करना है जो एक्चुअल में एरिया से परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करना है, ये वाला कंपोनेंट नहीं कंसिडर करना है। तो ई अगर ये होगा, थीटा ये होगा, तो ये जो कंपोनेंट जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, एरियल वेक्टर से पैरेलल रहेगा, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज ई कॉस थीटा। So this component is definitely perpendicular to the surface, but dA vector जो है ना उससे पैरेलल होता है. So I will say that instead of saying E dA, I will say it is E dA cos theta. ये वाला cos जो है ना वो यहाँ पर डाल दूंगा मैं. जस्ट टू स्टेट दैट हमें वही कंपोनेंट्स कंसिडर करना है जो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा या फिर डीए वेक्टर से पैरेलल होगा. अब ई भी एक वेक्टर है, डीए एक वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है. ऐसे सिचुएशन पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ई और डीए के बीच में यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो रही है. सो योर फाइनल आंसर इज ई बार डॉट डीए बार इज इक्वल टू फ्लक्स. So this is how you define flux and relate flux with your electric field. So guys, using the knowledge of flux, let us try to understand what is Gauss theorem. Gauss theorem का स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है. उसका स्टेटमेंट ये है कि फ्लक्स उसका एक्सप्रेशन पहले बता देता हूं. फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन या फिर इप्सिलॉन नॉट अगर एयर की बात करें तो.
ये एक्सप्रेशन क्यों बता रहा हूं, एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट याद रखना बहुत ही सिंपल होता है। अब गॉस थ्योरम में ये बताता है कि इमेजिन करो यहां पर एक स्पेस है, ये स्पेस पर बहुत सारे रैंडम नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। ये रैंडम नंबर ऑफ चार्जेस में से, मतलब बहुत ही ज्यादा रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर ऑफ चार्जेस में से तुमने एक रैंडम शेप्ड क्लोज्ड सरफेस बनाया। अब ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर के चार्जेस ये सब है और बाहर भी XYZ नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। अब गॉस थ्योरम ये बताता है कि ये क्लोज्ड सरफेस, अभी ये सरफेस है, सरफेस मतलब उसका सरफेस एरिया होगा, उसके सरफेस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। अभी आपको भी बताया कि अंदर के चार्जेस की वजह से बाहर, बाहर के चार्जेस की वजह से अंदर, हर तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होती है। बट गॉस थ्योरम ये बताता है कि इस क्लोज सरफेस में से जो भी टोटल फ्लक्स पास होती है दैट इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस शेप। Okay, it is enclosed upon epsilon of this particular medium। मोस्टली ये एयर होता है तो उसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट कंसिडर करते हैं। दिस इज गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। सी, अब तक हमें फ्लक्स का एक ही एक्सप्रेशन पता है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, राइट। सो दिस इज व्हाट वी नो, या फिर ई डी ए कॉस थीटा। एक काम करता हूं मैं, एक एज ऑफ नाउ एक सिंगल पॉइंट चार्ज कंसिडर करता हूं। दिस इज वन पॉइंट चार्ज। इसके आजू बाजू में लेट मी से ये एक रैंडम शेप बना रहा हूं मैं। सी, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एक रैंडम क्लोज्ड सरफेस चाहिए। क्लोज्ड सरफेस होगा तो ही आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज्ड सरफेस के बिना गॉस थ्योरम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग गॉस थ्योरम। देयरफॉर इस सरफेस, क्लोज्ड सरफेस को हम बुलाते हैं गॉसियन सरफेस। ये रहा है गॉसियन सरफेस। रैंडम शेप इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सर्कल, स्फीयर बनाओ या क्यूब बनाओ या कोन बनाओ या सिलेंडर बनाओ, इट डजंट मैटर एट ऑल, ये सारे के सारे शेप्स के लिए फिट हो जाती है इजीली। एनीवे, सो ये रहा गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस में लेट मी अज्यूम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। अज्यूम करता हूं यहां पर ई है इसके वजह से। सो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो एरिया मैंने यहां पर कंसिडर किया है, थोड़ा हाईलाइट जो किया है, इस पर्टिकुलर एरिया का भी खुद का एक डायरेक्शन होगा। तो जैसे कि कोई भी एरिया का डायरेक्शन जो है उससे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वैसे ही यहां पर इस एरिया से परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन मैंने ये रहा बना लिया, ये रहा एरिया। लेट मी अज्यूम एरिया ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा का एंगल बनाया होगा। लेट मी से ये जो एरिया है, ये एरिया ने यहां पर कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड किया है। अब कोई भी एरिया अगर एंगल सबटेंड करती है तो वो जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल बन जाता है क्योंकि हर तरफ से होती है। सो बेसिकली ये कोन का शेप बनाएगा। सॉलिड एंगल के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। कोई भी सॉलिड एंगल, मतलब ये रहा एक सॉलिड एंगल, ये एक एरिया है, इस एरिया से यहां पर एक सॉलिड एंगल सबटेंड हो रही है। सॉलिड एंगल को जनरली हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो एरिया रहेगा इसको ए से डिनोट करते हैं। लेट मी से यहां तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं आर बता देता हूं। तो सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन ध्यान में रखना, सॉलिड एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड एज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन 11th स्टैंडर्ड के इनिशियल स्टेजेस में आपको सिखाया जाता है। सो एज ऑफ नाउ सिर्फ इसको याद रखना, इसको हम यहां पर यूज करेंगे। एनीवे, सो दिस इज द सॉलिड एंगल। अभी बहुत ही छोटा सा एरिया है, डीए है, तो छोटा सा एरिया डीए ने जो भी एंगल सबटेंड किया होगा उस एंगल को मैं बुलाता हूं डी ओमेगा। ये सारे टर्म्स आप याद रखना। कमिंग बैक, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, उनके बीच का एंगल थीटा, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने ऑलरेडी पता करके रखा है, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस रहेगा, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी ए कॉस थीटा। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू जो है इतना कांस्टेंट होने की वजह से मैं इनको बाहर निकालता हूं। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डी ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया। सो ये एरिया रहेगा तो एरिया का वो कंपोनेंट, मतलब दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डी ए कॉस थीटा। सो डी ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज गोइंग अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज बेसिकली द एरिया, ओके, जो ये सॉलिड एंगल बना रही है।
तो एरिया का वो कंपोनेंट है जो ये पर्टिकुलर सॉलिड एंगल डी ओमेगा बना रही है। सो इसको मैं पूरी तरह से एरिया कंसिडर करूंगा अपॉन ये आर स्क्वायर है। सो एरिया अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे सॉलिड एंगल लिख सकता हूं, छोटा एरिया अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे मैं छोटा सॉलिड एंगल लिखूंगा। सो आई विल बी राइटिंग इट एज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ये है सॉलिड एंगल का कंपोनेंट। अब सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट अगर किया, छोटे सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट किया तो कंप्लीट सॉलिड एंगल मिलेगा। अब इंटीग्रेशन जो कर रहा हूं मैं, ये कहां से कहां तक करूंगा, पूरा का पूरा सरफेस कवर करने के लिए करूंगा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो माउथ है, ये माउथ पूरी तरह से ऐसा, मतलब अभी उस तरफ फेस कर रहा है ये माउथ अगर उस तरफ फेस कर रहा है, इसको इस तरह ओपन करूंगा कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए, ये पूरा का पूरा शेप कवर हो जाए। तो इस तरह मैं उसको ओपन करूंगा। तो अगर ये पूरी तरह से कवर करेगा तो ये एंगल भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। थ्री डायमेंशनली एंगल जब कवर होती है तो कंप्लीट थ्री डायमेंशनल एंगल, जिसको मैंने यहां पर ओमेगा करके डिनोट किया है। अब आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। सी कंप्लीट टू डायमेंशनल एंगल को हम बुलाते हैं 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। मतलब सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई। कंप्लीट थ्री डायमेंशनल एंगल मतलब स्फीयर या फिर कोई भी थ्री डायमेंशनल इमेज का जो कंप्लीट एंगल होता है दैट इज 4 पाई या फिर 720 डिग्री। दिस कम्स अंडर मैथमेटिक्स सेक्शन। तो इसकी जगह पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 4 पाई। 4 पाई अगर आपने सब्सटीट्यूट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, 4 pi gets cancelled. Finally, I just derived that phi is equal to q upon epsilon. This is how you derive Gauss theorem.